एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किनके साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमारे इस अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। और इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और हम लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और अपने पुराने लेक्चर्स में, अपने पिछले लेक्चर्स में हमने सबसे पहले अधिकार, इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अधिकार के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता चला कि अधिकार क्या है बच्चों? अधिकार कुछ बातें हैं या फिर कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं या फिर बातों का मतलब क्या होता है? मान्यताएं या फिर बातों का मतलब होता है कि ये कुछ प्रकार के विषय हैं जो हमारे समाज के अंदर स्वीकृत हैं, यानी कि हमारा समाज कहता है कि इन बातों को हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और हर व्यक्ति को इन बातों को क्या होना चाहिए? प्राप्ति होनी चाहिए। सीधे सरल शब्दों में जब हमने अधिकार के अर्थ को जानना की कोशिश की तो हमें पता चला कि अधिकार वो बातें हैं या फिर मान्यताएं हैं या फिर दावे हैं जो हमारे समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, यानी कि जिसे हमारा समाज कहता है कि ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसे ये हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, उसे ही अधिकार कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का एक अधिकार हम सभी को मिला है और हमारे समाज ने ये कहा है कि हाँ, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, हर व्यक्ति को आजादी देनी चाहिए। तो सीधे सरल शब्दों में अधिकार आपके वो दावे हैं जो या फिर वो बातें हैं या फिर वो मान्यताएं हैं जो आपके समाज में हैं और आपका समाज और आपके देश का कानून उन बातों को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उनकी स्वीकृति देता है, उन्हीं को हम लोग अधिकार कहते हैं। जब हम लोगों ने अधिकार शब्द के बारे में समझा था तो उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि अधिकार शब्द मुख्यतः कहां पर दिखता है, किन देशों के लोगों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक ऐसा देश जहां पर राजतंत्र है या फिर एक ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र है, आपके हिसाब से किस देश के लोगों के पास दिखेगा? आपको क्या दिखेगा बच्चों? अधिकार। आप सभी बच्चे जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में, दुनिया के वो देश जहां पर लोकतंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा ही, जनता में से ही कुछ लोगों को चुना जाता है, उन देशों के अंदर आप देखते हैं कि उस प्रकार के देशों में और वहां के नागरिकों के पास अधिक अधिकार होते हैं। और जहां पर राजतंत्र होता है, राजा अपनी जनता को बहुत कम अधिकार देते हैं। भारत, इसी के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये दुनिया के वो देश हैं जहां पर लोकतंत्र विद्यमान है और इन सभी देशों के अंदर जो वहां के नागरिक हैं उनको कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। अभी तक तो हमने अधिकार शब्द के बारे में जाना और उसी के साथ साथ अधिकार किन देशों में मुख्य तौर पर उपस्थित होता है उसके बारे में अभी हमने अपने बिंदुओं को क्लियर किया। उसी के साथ अपने पिछले लेक्चर्स में हमने ये समझने की कोशिश की थी, क्या समझने की कोशिश की थी? हमने ये समझने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर, है ना, हमारे प्यारे भारत के अंदर आपके पास कितने अधिकार हैं, यानी कि भारत के नागरिकों के पास कितने अधिकार हैं। आप भी एक नागरिक हैं, मैं भी एक नागरिक हूं, हम दोनों नागरिक हैं, हम सभी नागरिक हैं अगर कहा जाए तो, है कि नहीं है? जी हाँ, जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक कहलाया। भारत के संविधान ने या फिर आप कहें भारत के कानून ने इस बात का ध्यान रखा कि भारत के हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाएं और इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? देखिए, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं, अगर ये अधिकार हमने अपने नागरिकों से छीन लिए तो उनका जीवन जीना बहुत ही जटिल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारत के संविधान ने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनमें से 5 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम लोग एक और का अध्ययन करेंगे।
भारत के अंदर हर नागरिक को कुछ अधिकार हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया और ये मौलिक अधिकार आप सभी के जीवन को आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं। अगर ये अधिकार आप लोगों से छीन लिए जाएं, हमसे छीन लिए जाएं, तो हमारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जैसे एक हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपको जबरदस्ती कैद कर कर एक कमरे में रख दिया जाए और आपको जिंदगी भर वहीं रखा जाए, क्या आपका जीवन जीना आसान होगा? नहीं, जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पर ये बताया चला हमें कि आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आपका समानता का अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार, ये सभी अधिकार आपके जीवन को सरल बनाते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक अधिकार को छीन लिया जाए या फिर आपको अधिकार ना दिए जाएं, तो आपका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। हमने जब अपने अधिकारों की बात करी थी तो हमने देखा कि भारत के संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको कोई भी सरकार, कोई भी नेता कभी भी नहीं छीन सकता। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है और इन अधिकारों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे आपकी राज्य सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, कि कोई भी सरकार किसी भी विषय के संदर्भ में आपसे ये आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है। अभी फिर हम लोग बात करते हैं कि कितने अधिकार भारत के अंदर सभी नागरिकों के पास है। आपको पता है कि हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं भैया? हमारे पास हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार क्या था? हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, है ना। और इस समानता के अधिकार के तहत ये बताया गया कि भारत के अंदर जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, त्वचा के रंग के हिसाब से हर व्यक्ति समान है। आपकी पहचान आपके देश से है, आपकी पहचान आपके देश से है, आपकी पहचान आपके धर्म से, भाषा से, संस्कृति से, क्षेत्र से नहीं है। हम सभी की पहचान भारतीय से है, हम सभी भारतीय हैं। भारत के लोगों को समान बनाया गया, भारत के लोगों को यह बताया गया कि आप सभी समान हैं। अब चाहे आप जितने अमीर हो जाएं, चाहे आप जितने गरीब हो, अमीरी और गरीबी क्या होगा बच्चों, ये लोगों के बीच में मतभेद पैदा नहीं कर सकती। देश का कानून सभी के लिए समान है। अगर कोई अमीर व्यक्ति कोई गलत काम करेगा और कोई गरीब व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो सजा दोनों को समान रूप से मिलेगी। भारत का संविधान इसी बात की कोशिश करता है कि भारत के अंदर कानून की नजर में, देश के संविधान की नजर में सब नागरिक समान हो। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के अंदर छुआछूत यानी कि जाति प्रथा विद्यमान थी। हमारे जो दलित लोग हैं, हमारे जो निम्न जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग उनको परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, देश के अंदर सबको समान मानने के लिए क्या किया गया? आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर समानता का अधिकार लाया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति समान है। फिर हम लोगों ने दूसरे अधिकार के बारे में पढ़ा, जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर आप इसे कह सकते हैं आजादी का अधिकार। यानी कि आप अगर भारत के नागरिक हैं, आप भारत में कहीं पर भी आइए, कहीं पर भी जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, कहीं पर भी बसने की कोशिश कीजिए, कहीं पर भी परमानेंटली निवास बनाने की कोशिश कीजिए, घर बनाने की कोशिश कीजिए। अब चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहें या फिर आप तमिलनाडु में, अब चाहे आप पोरबंदर में रहें या फिर असम में, आप भारत के किसी भी भूभाग में रह सकते हैं। आपको ना तो कोई रोकेगा, ना तो कोई टोकेगा। उसी के साथ साथ आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। आपको कोई विवश नहीं करेगा कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें यही काम करना है। आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आप जो काम करना चाहें उस काम को कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। भारत के अंदर भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहें तो अपनी देश की सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश की सरकार की आलोचना करने के लिए आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे देश के अंदर समस्या पैदा हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से आप स्वतंत्र हैं कि आप अपनी बात कहें। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है।
इसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने तीसरे अधिकार के बारे में भी पढ़ा था, जिसे कहा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद है ना आपको? जी हाँ, हमने अपने तीसरे अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जाना था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बताता है कि भारत के अंदर जो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक को दबा नहीं सकता। शोषण का मतलब होता है दबाना, जबरदस्ती कोई काम कराना और उसके बदले उनसे पैसा नहीं देना। भारत के अंदर जो आपके कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो आपके किसान हैं, जो आपके क्या है बच्चों दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको उनके मालिक, उनके काम कराने वाले दबा नहीं सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते। जितना मेहनताना तय हुआ है, जितनी तनख्वाह तय हुई है, उतनी तनख्वाह देनी होगी। और काम का समय भी तय किया गया है। क्या किया गया है? काम का समय भी तय किया गया है कि इतने घंटे आप काम कराएंगे और इससे ज्यादा अगर आप काम कराएंगे तो आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाया जाए भारत में। इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी देखा गया। और भारत के संदर्भ में आपको पता है एक कुरीति हमारे समाज में व्याप्त है, जिसे कहा जाता है बाल श्रम, या फिर आप कहते हैं बच्चों क्या, चाइल्ड लेबर। भारत की सरकार ने ये कोशिश करी है कि कोई भी 14 साल से छोटा बच्चा किसी भी खतरनाक काम में अपना हाथ ना डाले। उनको ना तो कारखानों में लगाया जाए, ना तो जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनसे खतरनाक काम ना दिए जाएं, ना लिए जाएं उनको, उनका शोषण नहीं किया जाए। बच्चों का बचपन, उनका पढ़ने लिखने का समय होता है, उसको काम के अंदर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमने अपना चौथा अधिकार देखा था। क्या देखा था बच्चों? हमने चौथा अधिकार देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार मेरा सबसे प्यारा अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार आपको बता देता है कि भारत के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो अपने धर्म पर सम्मान करे, अपने धर्म पर गर्व करे, लेकिन वो दूसरे धर्मों पर क्या है बच्चों, कोई छींटाकशी नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। भारत के इस अधिकार में, यानी कि आपको और मुझको ये जो अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के तहत आप अपने धर्म को फैलाइए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो आप हिंदू धर्म को मानिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को मानिए, जैन है तो जैन धर्म को, ईसाई है तो ईसाई धर्म को। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, जागरण कीजिए, कव्वाली कीजिए, ठीक है, सभाएं कीजिए, लेकिन सब चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हों। आपको इसकी पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप दूसरों को परेशान नहीं कर सकते, ये बात कही गई। आप चाहें तो भगवान में विश्वास करें, आप चाहें तो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास ना करें, आप चाहे नास्तिक हो जाएं, देश का संविधान आपको ये आज्ञा देता है कि आपकी जो सोच है उसका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा और आपको कोई जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म में नहीं बदल सकता। अगर कोई आपका धर्म परिवर्तन कराए जबरदस्ती तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उसको सजा दी जाएगी। इसी के साथ फिर हमने अपना क्या देखा था बच्चों? पांचवा अधिकार देखा, जिसको कहा जाता है सांस्कृतिक क्या है बच्चों? सांस्कृतिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन, ठीक है, इसका अधिकार। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं, भारत के अंदर अलग अलग समाज हैं। भारत के पंजाबी लोगों का जीवन जीने का तरीका अलग है, भारत में गुजराती लोगों का जीवन जीने का तरीका अलग है, हमारे उत्तर भारतीयों का जीवन जीने का तरीका अलग है, हमारे दक्षिण भारतीयों का जीवन जीने का तरीका अलग है। अब ये जो लोग अपने जीवन को अलग अलग तरीके से जीते हैं और इनकी संस्कृति अलग है, इनकी मान्यताएं अलग हैं, ये कैसे अपनी मान्यताओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं? भारत का संविधान ये आज्ञा देता है कि जो भी संस्कृति के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से संबंधित शैक्षिक संस्थानों को खोल सकते हैं। आप देखें भारत के अंदर आपको ईसाइयों के क्रिश्चियन स्कूल्स दिखेंगे, आप देखें भारत के अंदर आपको क्या दिखेगा बच्चों? आपको जरूर दिखेगा, क्या दिखेगा? आपको जरूर दिखेगा मुस्लिमों के मदरसे, आपको भारत के अंदर दिखेंगे गुरुकुल। और इन संस्थानों के अंदर, इन शैक्षिक संस्थानों के अंदर संस्कृति से संबंधित इन संस्कृतियों से संबंधित ज्ञान को दिया जाता है, बच्चे सीखते हैं। तो भारत के अंदर ये पूर्णतः आजादी दी गई है कि आप अपने शैक्षिक संस्थानों को खोलें और इन शैक्षिक संस्थानों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, अपनी संस्कृति के हिसाब से उनका अध्ययन कराएं। आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है।
आज हम लोग भारत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने अपने पांचों के पांच क्या करे बच्चों, मौलिक अधिकारों को जल्दी से रिवाइज किया। आज हमारा छठा और आखिरी मौलिक अधिकार आपके समक्ष आएगा। हमारी आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आखिर है क्या, इसका क्या काम है, इसके बारे में जानेंगे। और अधिकारों का बढ़ता दायरा, कि हमें अधिकारों की आवश्यकता है ही क्यों, अधिकारों के क्या क्या लाभ हैं, इससे एक नागरिक का जीवन क्या सरल होता है या फिर जटिल होता है, अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, आसान होता है या फिर मुश्किल होता है। इसी बात को हम लोग अपनी आज की क्लास में आप सभी के समक्ष रखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है कि आप सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ पूरी क्लास को ध्यान से करें। आप सभी के समक्ष कुछ बातें एक एक कर आएंगी, आप सभी बच्चे इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने, अपने समक्ष किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना होने दें। चलिए जी शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है बच्चों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, जब किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए, अब तक आपने 5 मौलिक अधिकार देखे ना, आपने समानता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा और सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार देखा। 5 अधिकारों को आप पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए देश के अंदर आपसे कोई आपका ये इनमें से भी कोई एक अधिकार छीन ले, आपकी स्वतंत्रता छीन ले, आपके साथ कोई असमानता कर दे, आपका कोई शोषण कर दे, आपसे जबरदस्ती काम कराए, तो फिर क्या है, आपको उन सभी अधिकारों का क्या होगा बच्चों, रक्षा कौन करेगा? ये जो आपका छठा अधिकार है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपके जितने भी 5 मौलिक अधिकार अब तक आपने पढ़ लिए हैं, अगर कोई आपसे उन अधिकारों को छीन ले, उन अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा बच्चों, उस व्यक्ति को मदद कैसे मिलेगी? उस व्यक्ति को जो मदद मिलेगी वो छठे इस अधिकार से मिलेगी। आपका ये अधिकार क्या करता है? सभी अधिकारों की रक्षा करता है। आखिर इस अधिकार में ऐसा है क्या? संवैधानिक उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज। जितने भी हमारे अधिकार हैं, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन सभी का इलाज है ये एक तरीके से। क्योंकि अगर कोई आपकी स्वतंत्रता को छीन ले, आपके साथ कोई असमानता वाली घटना करे, आपका शोषण करे, आपको धार्मिक तौर पर परेशान करे, आपको शैक्षिक संस्थान नहीं खोलने दे, तो कहां जाके मदद मांगेंगे? किस अधिकार के तहत मदद मांगेंगे? हमारा ये जो छठा अधिकार है, सांस्कृतिक, क्या है बच्चों, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये पूरी आपको सुरक्षा देता है कि आपके जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए वो व्यक्ति अदालत जा सकता है। क्या कर सकता है? वो व्यक्ति अदालत जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या करा बच्चों, आपको आपकी जाति के आधार पर आप पर टिप्पणी कर दी। क्या करा? मान लीजिए कि आप पर कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, है ना, आपकी जाति को अपमानित किया, आपको अपमानित किया, और ये एक प्रकार से आपके अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि भारत में तो सब समान है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी जाति का और आपका अपमान करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, आपका ये जो छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप इस अधिकार के तहत क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, आप अदालत में जा सकते हैं। आप भारत की अदालत में जाएंगे और क्या करेंगे बच्चों, अपनी समस्या को बताएंगे। क्या करेंगे? अपनी समस्या को बताएंगे। सरकार का कोई भी अंग, क्या है बच्चों, सरकार का कोई भी अंग, जैसे आपकी विधायिका हुई, आपकी कार्यपालिका हुई और आपकी क्या हुई, आपकी न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपकी विधायिका हुई, आपकी कार्यपालिका हुई, ये इनमें से कोई भी जो आपकी सरकार के काम करने वाले लोग हैं, आपके नेता लोग हुए, आपके सरकारी अधिकारी हुए, है ना, इनमें से कोई भी आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, आपके आप से मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो जाए, क्या हो जाए, उल्लंघन हो जाए, आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपके साथ किसी ने किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार कर दिया, आपकी जाति पर कोई बात कर दी, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग भारत की न्यायपालिका को समझ चुके हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या होता है, पहले आपको स्थानीय, ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको स्थानीय अदालत में जाना होता है, ठीक है, फिर आपको जिला अदालत में जाना होता है, उसके बाद फिर आपको आपके राज्य की उच्च अदालत में जाना होता है, उच्चतम, और फिर क्या होता है बच्चों, देश की जो सर्वोच्च अदालत है वहां पर आपको जाना होगा।
लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भारत का संविधान कहता है कि आप सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस करेंगे, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार, आपके जीवन से संबंधित है। तो भारत का आपका जो मौलिक अधिकार है, अगर कोई छीन ले तो आप क्या कर सकते हैं, भारत के इस छठे मौलिक अधिकार के तहत केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, और सीधे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केस करेंगे और फिर केस की सुनवाई होगी, फिर आपका केस चलेगा। और अगर ये साबित हो जाए कि आपके साथ उल्लंघन हुआ है, आपको परेशान किया गया है, तो जिस व्यक्ति ने या फिर लोगों के समूहों ने आपको परेशान किया होगा तो उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में क्या होता है बच्चों, अगर आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन लिया जाए, आपसे आपकी जाति पर कोई टिप्पणी की जाए, आपको आपके धर्म मानने की आज्ञा नहीं दी जाए, आप क्या करना चाहते हो, अपनी संस्कृति के हिसाब से स्कूल खोलना चाहते हो, आपको स्कूल खोलने नहीं दिया जा रहा है, आपके अधिकार का ये हनन हो रहा है, आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। आपने क्या देखा कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसी भी प्रकार से अगर उनको आपसे छीना जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जनहित याचिका, क्या किया जाता है बच्चों, जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर क्या किया जाता है, उनके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, तो वो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत की न्यायपालिका क्या करेगी, आपकी रक्षा करेगी। आपका ये जो कोर्ट है, आप कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट में क्या होता है बच्चों, एक चीज होती है जिसे कहा जाता है जनहित याचिका, यानी कि क्या है, ये समाज से संबंधित है। आप एक प्रकार की अर्जी डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे स्कूल में छुट्टी के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल सर को लेटर लिखते हैं ना, ऐसे ही क्या है, आप न्यायपालिका के अंतर्गत लेटर लिखेंगे और इसे ही जनहित याचिका कहा गया। क्या कहा गया, PIL, एक प्रकार का लेटर है, और इस लेटर के अंदर आप अपनी समस्या बताएंगे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपसे आपकी आजादी छीनी गई, आपसे आपका सांस्कृतिक वाला स्कूल नहीं खोलने दिया गया, आपके धर्म पर गलत टिप्पणी की गई, आपकी जाति पर गलत टिप्पणी की गई, आपसे काम करा लिया गया मगर आपको पैसा नहीं दिया गया। अगर इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटी हो तो आप सीधे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, PIL यानी कि एक पत्र लिखेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, और आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो उसका जल्द से जल्द फैसला करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या होता है बच्चों, जनहित याचिका एक हथियार है, ये आपको और मुझको भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने दिया हुआ हथियार है। इस हथियार के दम पर हम अपनी समस्याओं को सर्वोच्च न्यायालय में रख सकते हैं। ये जनहित याचिका क्या है बच्चों, एक हथियार है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। आप सीधा ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, जनहित याचिका लगाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, और सीधा आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वो आपकी समस्या को सुनेगा। और ये सब हो रहा है आपके छठे अधिकार की वजह से। अगर ये अधिकार नहीं होता तो अगर आपके पांचों के पांचों अधिकार अगर छीन भी लिए गए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भारत का ये जो आपका छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी के साथ कोई भी हनन हो रहा है उनके अधिकारों का, ये अधिकार उनके लिए लोहा बन के खड़ा है, और आप इसी अधिकार की मदद से देश के कोर्ट में जाएंगे, जनहित याचिका लगाएंगे, अपनी समस्या को बताएंगे, और आपका जो न्यायाधीश है, आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का जज है, वो आपकी समस्या का निवारण करेगा। ऐसी स्थिति में उसे सीधा हाई कोर्ट या क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। भारत के एकदम सर्वोच्च न्यायालय में वो जाए और अपनी समस्या को बताए। ठीक है, उसको पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। अगर ऐसा कोई केस है, अगर कोई आपकी जाति, अगर कोई आपके धर्म, अगर कोई आपका क्या है बच्चों, आपकी संस्कृति से संबंधित कोई ऐसी बात करे जो आपको नहीं पसंद या फिर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आप भारत के सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, सबसे बड़े कोर्ट में अपनी समस्या बताइए, एक पत्र लिखिए जिसे जनहित याचिका PIL कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, और इसके तहत आप अपनी समस्या को बताएंगे। आपके जो न्यायाधीश होंगे वो आपकी समस्या को सुनेंगे, उसका निवारण देंगे, और उस निवारण के साथ ही आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। आगे बढ़ते हैं, अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा। अभी तक तो आपने क्या देखा, अभी तक तो आपने ये समझा कि भारत के संदर्भ में आपके 5 मौलिक अधिकार थे, और इन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक और मौलिक अधिकार है, छठा, उसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं होता तो इस अधिकार की वजह से ही तो हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अगर किसी ने आपके अधिकारों को छीन लिया, किसी भी मौलिक अधिकार को, तो आप कैसे अपने उन मौलिक अधिकारों के छीनने की बात को साबित कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं? वो आपका छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही तो था।
अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा कि अधिकारों के बढ़ते दायरे से क्या तात्पर्य है कि अधिकारों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग स्वरूपों में अधिकारों की जरूरत बढ़ने लगी है। लोग अपनी मांग करने लगे हैं कि सरकारें हमें अधिकार दें। देखिए क्या है बच्चों, जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब भारत का संविधान नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, आपके परीक्षा के संदर्भ में ये चैप्टर बहुत